मुझे शादी के नाम से भी डर लगता था, क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था, मुझे उससे खौफ आता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर मेरी शादी कर दी गई। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी, हालांकि आज मेरी शादी की रात थी। इस रात हर लड़की बहुत अरमान और ख्वाहिश लेकर अपने पिया घर नई ज़िंदगी की खुशियाँ लेकर आती है, लेकिन मैं बेहद परेशान थी। मैं इस कदर बदहवासी का शिकार थी कि पति के आने का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह से काँप रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं कहीं छुप जाऊँ, जहाँ मेरा पति मुझे देख ना सके। काश कि ये मंज़र मेरी आँखों से गायब हो जाए। मेरा दिल उस वक़्त किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। बदहवासी की वजह से मेरे हाथ-पैर ठंडे पड़ चुके थे। खौफ के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे पति नवीन कमरे में दाखिल हुए, उसे देखकर मेरी आँखों से टप-टप आँसू बहने लगे। खौफ के मारे मैं अपने बेड की चादर को अपने हाथों से दबोच रही थी। मैं बहुत ही परेशान हो रही थी। जैसे-जैसे मेरा पति मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा वजूद हौले-हौले काँपने लगा था। वह मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मेरे हसीन चेहरे को बड़ी प्यार से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ी दिक्कत बन चुकी थी। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा, तो उसे इतना सर्द पाकर मुझसे कहने लगा, "क्या बात है? आजकल तुम इस कदर नर्वस क्यों हो?" मैं उसे क्या वजह बताती कि मुझे तो शादी से डर लगता है। मैंने नहीं में सिर हिला दिया। मैंने कहा, "कुछ नहीं।" वह कहने लगा, "फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो?" मैंने धीरे से कहा कि मुझे इस रिश्ते से खौफ आता है। मेरी बात सुनकर वह हँसने लगा। मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा, "परेशान ना हो।" मैंने कहा, "मुझे बहुत डर लग रहा है।" वो कहने लगा, "इसमें डरने की क्या बात है?" मैंने कहा, "मुझे खौफ आता है, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ।" वो कहने लगा, "देखो, इसका एक हल है मेरे पास।" मैंने पूछा, "वो क्या?" मेरी इस बात को सुनकर उसने मेरे हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी। इसके बाद वो उठकर खड़ा हो गया। फिर चलते हुए अलमारी के पास गया। अलमारी खोली, एक गोली लाकर मुझे थमा दी। साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा, "एक गोली खा लो।" मैंने कहा, "ये किस चीज़ की गोली है?" नवीन कहने लगा, "तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल इस गोली में है।" नवीन की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं उस वक़्त बेहद घबराई हुई थी। खौफ से मेरी जान निकल रही थी। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी परेशानियों का हल ये गोली कैसे हो सकती है। बहरहाल मैंने गोली खा ली। नवीन मेरे करीब आने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को थामकर अपने होठों पर लगाया। मुझसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करने लगा। मैं यूँ थी कि जैसे मुझ पर नशा सा छा चुका था। आहिस्ता-आहिस्ता नवीन ने मुझे अपनी हिसार में ले लिया, मगर मैं खौफ के मारे अपने आप उससे छुड़वाने लगी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आँखों में एक खुमारी सी उतरने लगी है। मैं नींद के आगोश में जाने लगी हूँ। मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से चंद दिन पहले मेरी सहेलियाँ मुझे लेकर बैठ गई थीं, जो कि पहले से शादीशुदा थी। मुझसे कहने लगी कि चंद दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए ज़रूरी है कि हम तुम्हें इस रिश्ते के बारे में आगाह करते हैं। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल ना वाकिफ़ थी, इसलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया, तो मुझे इस रिश्ते से खौफ सा महसूस होने लगा। शायद उनके बताने का अंदाज़ ही कुछ ऐसा था। कहने लगी, "पति अपनी बीवी पर शादी की रात बिल्कुल भी रहम नहीं खाता, और तुम तो खैर मनाओ। तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ" ये कहकर वह मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक-धक करने लगा। उनकी ज़ुबानी बातें मेरा होश उड़ाने लगी। शादी की रात का जो नक्शा मेरी दोस्त ने मुझे बताया था, मुझे उस रात से खौफ सा आने लगा। जैसे-जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरा दिल चाहता था मैं कहीं छुप जाऊँ। इसलिए शादी की रात अपने पति के आने पर मैं बेहद डरी हुई, घबराई हुई थी। पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन नवीन ने मेरी बात को सुनकर मुझे समझाने की कोशिश की। उसने मुझे शायद नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद ना थी। हाँ, इतना एहसास हुआ था कि मेरा पति मुझसे अपना हक़ वसूल कर चुका है। लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी उस तक नहीं पहुँच सकती थी। बहरहाल जब मैं सुबह उठी, तो मेरा पूरा वजूद दर्द से
चोट था। मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में शिद्दत से दर्द की टीस उठने लगी। मैं दर्द से कराह रही थी। मेरे साथ लेटा। मेरा पति फौरन उठ बैठा। कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। याद करने के बावजूद भी मुझे ये रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने चक्कर सिर को क्या पकड़ूं। फिर अपनी दुखती कमर को मैंने बेड पर नज़र दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थी। मैंने बस मुश्किल से अपना तकिया बेड के क्राउन के साथ लगाया। हाथ को बेड पर रखकर बम मुश्किल उठकर बेड क्राउन से टेक लगाया। बैठे मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे पति ने मेरे साथ नरमी वाला मामला नहीं किया। मैं चाहकर भी अपने दर्द की शिद्दत को बयां नहीं कर सकती, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूं रोता देखकर नवीन उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो, ये सब तो होता ही है। तुम अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए। अब खूबसूरत बीवी हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। फिर तुम रात को बहुत ज़्यादा खौफज़दा लग रही थी। मुझे लगा अगर तुम्हें मेडिसिन ना दी तो तुम मुझे अपने करीब भी ना आने दोगी और मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहकर वह उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना वजूद इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं उठकर खड़ी हो पाऊँ। नवीन अपने घर में अकेला रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे। पहले तो मेरे पापा इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थे। कहने लगे, अकेला अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ में नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी कि नौजवान अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है, अब अगर उसके माँ बाप नहीं है तो उसमें उसका क्या कसूर है। आपने अच्छे से छानबीन तो करवाई है, इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या नुक्स नहीं निकाला है। अच्छा, मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी होने इसके भी काबिल ना रहूँगी। नवीन जब नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो, मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फ़िलहाल कोई नहीं है, इसलिए घर को ही तुम्हें संभालना है। मुझे इस बात पर एतराज़ ना था, लेकिन मुझे अपना आप उस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। मुझे ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया कि जल्दी से उठकर बाहर आओ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मेरी कमर यूं थी कि टूट जाएगी। कमर पर हाथ रखकर नहा धोकर कमरे से बाहर निकल गई। नवीन लॉन्ज में ही बैठा फ़ोन पर किसी से हंस-हंस बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वह कर रहा था उसने मुझे शर्म से पानी पानी किया था। वह गुजरी हुई रात के लम्हे ना जाने किसे बता रहा था, वह भी बड़े बेबाक अंदाज में। मैं फ़ौरन से नज़रें झुकाए किचन में चली गई। बामुश्किल मैंने अपना और नवीन का नाश्ता बनाया। नाश्ते के दौरान मैंने झिझकते हुए नवीन से ये बात कही थी। मैंने कहा, नवीन, मेरी कमर में बेतहाशा दर्द है, इसलिए शायद रात को आपको वक्त ना दे सकूं। नवीन उस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप होठों के करीब जाते हुए रुका। कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारे इस तरह के एक्सक्यूज़ नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत बहुत जल्द औलाद चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जो हालत मेरी उस वक्त थी, मैं शायद ज़रूर मुझे इस बात की जानकारी ना थी। लेकिन मेरा पति मेरी हर वजह से बेखबर बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर नवीन ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा, मुझे नहीं खानी। कहने लगा, ये नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा, फिर ये कैसी और किस चीज़ की दवा है? कहने लगा, ये जल्द प्रेग्नेंट हो जाने की है। ये सुनकर मैं कुछ देर तो उसकी शक्ल देखती रह गई कि आखिर उसे किस बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन से 3-4 साल बीत चुके थे। अभी मेरी शादी को 4 दिन भी नहीं गुजरे थे, वह मुझे प्रेग्नेंट होने की मेडिसिन देने लगा। मैंने कहा कि अभी तो हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं गुजरा। वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश है। मैं नहीं चाहता कि मज़ीद वक्त ज़ाया हो। 1 साल में पहले ये देखता रहा हूँ कि तुम्हें औलाद हो सकती है या नहीं, और फिर मैं तुम्हें मेडिसिन खिलाऊँ, ये कहकर उसने वह मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी। पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वह दवाई अपने अंदर उतारी, लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब गुजरती रात वाला मंजर मुझ पर फ़ौरन से होने लगा। उस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं बात सोचती।
लगी कि अगर ये दूसरी मेडिसिन थी तो मुझे नींद क्यों आ रही थी, मुझ पर क्यों इतनी शिद्दत से नींद तारी हो रही थी। मैं गहरी नींद में जा चुकी थी, लेकिन इस बार गहरी नींद और बेहोशी के आलम में भी अपनी चीखें मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी, क्योंकि मेरी कमर में शदीद दर्द उठा था। दर्द की इतनी शिद्दत थी कि गहरी नींद के बावजूद मैं रो रही थी। इस बार मेरी आँख दर्द की वजह से जल्दी खुल गई। उस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने नवीन को उठा दिया। मैंने कहा कि मेरी कमर में बहुत तकलीफ़ है, मुझसे सही नहीं जा रही है, भगवान के लिए मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन वे बेजार सी सूरत बनाए कहने लगा कि अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम्हें क्यों मेरी नींद को बिगाड़ रही हो, मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ, तुम वह खा लो। उसने मुझे एक और दवाई दी, जिसे खाकर मैं दर्द में बस ज़रा सा फ़र्क हुआ। इतने में मैं सो गई, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी दर्द की शिद्दत फिर से बढ़ने लगी। अब तो ये रोज़ का काम बन गया। मुश्किल से 8 दिन में इसी तकलीफ़ से दो चार थी, लेकिन नवीन को तो जैसे मेरी किसी तकलीफ़ का एहसास ही ना हुआ। एक दिन वो ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा कि मुझे मायके छोड़ दें। मुझे नवीन से दूर रहने का बस यही एक बहाना सूझा था। वह कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक मेरी औलाद नहीं हो जाती मैं तुम्हें कहीं भी नहीं भेजूँगा। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर उस औलाद की इतनी जल्दी क्यों है। हर चीज़ अपने वक्त पर ही होती है, औलाद का हो जाना मेरे हाथों में तो नहीं है। 8 दिन में मेरा ये हाल हो चुका था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खाकर अब तो मेरा दिमाग भी डिस्टर्ब हो चुका था। मैं नवीन से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती तो इस बात पर भी नहीं मानता था। डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देंगे। लेकिन एक बार जैसे ही मैं अपने घर से बाहर गया, मैंने अपनी माँ को बुला लिया। उसके साथ में एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उससे कमर दर्द की शिकायत की। कहा मेरा हाथ अभी भी अपनी कमर पर था। मैं 8 दिन से लगातार ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही थी। मेरी डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी। जो बात मुझे डॉक्टर ने बताई वह सुनकर तो मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं सिर हिलाया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वह कहने लगी मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वह मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम उस वक्त होश में होती थी जब तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आता था। मैं सिर हिलाया, क्योंकि नवीन तो रोज़ मुझे जल्द प्रेग्नेंट हो जाने की दवाई देता था, जिसको खाते ही मैं नींद में चली जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, मुझे उसकी बात सुनकर नवीन पर शक होने लगा। वह कहने लगी अगर तुम्हारे पति को तुमसे मोहब्बत है तो वह तुम्हें नींद की दवा देकर क्यों रिश्ता कायम करता है, इसकी क्या वजह है। इस तरह के सवालात सुनकर मुझे नवीन पर शक सा होने लगा। लेकिन मैं ये कैसे जान सकती थी कि क्या सच है, क्योंकि मैं उसे पहले भी कई बार वह मेडिसिन खाने से इनकार कर चुकी थी। लेकिन वह मेरी एक नहीं सुनता था। ज़बरदस्ती वह मेरे मुंह में मेडिसिन डाल देता था और पानी का गिलास मेरे लबों पर लगा देता था। अपने सामने वह मुझे मेडिसिन खिलाता था। डॉक्टर कहने लगी कि अच्छा ऐसा करो, तुम मुझे उस मेडिसिन का नाम बताओ। तब मैंने सोचा कि मुझे तो उस मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आज तक नवीन ने मुझे वह मेडिसिन दिखाई ही नहीं थी। वह तो अपनी अलमारी में से वह दवा निकाल कर मुझे देता था। लेकिन मैंने जब ये बात डॉक्टर को बताई तो वह हंसने लगी। कहने लगी ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हारा पति इतना छुपा के रखता है और रोज़ाना तुम्हारे इनकार करने पर भी तुम्हें खिलाता है। तुम अपने पति की हरकतों पर ज़रा गौर करो, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। डॉक्टर मुझसे सारी बातें कह रही थी। मैं उस वक्त अकेली उस लेडी डॉक्टर के कमरे में थी। मेरी माँ कमरे से बाहर बैठी थी, इसलिए हर बात से अनजान थी। मैं गायब दिमागी से अपने घर पहुँची। मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, तुम्हारे सिर पर तो सर नंद देवर की जिम्मेदारी भी नहीं है। तुम्हारा पति भी तुमसे मोहब्बत करता है। 8 दिन में तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, तुम्हारी रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ चुकी है। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मेरा पति किसी भैंसी जानवर से कम ना था। रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ खिलवाड़ करता है। मेरी माँ मुझे नसीहत करके अपने घर जा चुकी थी। मेरा पूरा दिन डॉक्टर की बातों को सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल ना था। और ये ऐसी बात थी कि मैं नवीन से कह नहीं सकती थी। मुझे अपने आप बिल्कुल बेबस लग रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं अपनी माँ के साथ ही उनके घर चली जाऊँ, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी मेरे पति की इजाज़त के बगैर अपने घर लेकर नहीं जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि अलमारी खोल कर देखती हूँ आखिर नवीन मुझे कौन सी मेडिसिन खिलाता है। मैं फ़ौरन से उठकर खड़ी हो गई, धीरे धीरे से चलती हुई कमरे में आई। नवीन की अलमारी खोली, सामने ही उसके
कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक-एक जोड़ा उठाकर देखा, लेकिन मुझे वह मेडिसिन कहीं ना मिली। फिर मैंने दराज भी देख ली, उसमें उसके कुछ ज़रूरी कागज़ात थे, लेकिन कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे लॉकर खोलना चाहा, तो वह लॉक था। मैं समझ गई कि दवाई नवीन ने उसी लॉकर में रखी है। रात को जब नवीन वापस आया, तो उसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उड़ चुकी थी। मैंने खाना नहीं खाया। रात को सोते वक्त मैं दूध का गिलास पी लिया। इससे पहले कि नवीन कमरे में आता, मैं फ़ौरन से बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली, ताकि नवीन को लगे मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है मुझे सोया हुआ देखकर वह मुझे मेडिसिन ना खिलाए और ना ही मुझ पर नींद तारी हो। आखिर वह रात को मेरे साथ करता क्या है। कुछ ही देर बाद नवीन कमरे में आया, मुझे बेड पर सोता देखकर करीब आया, बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा, कहने लगा, उठकर बैठो। मैंने आंखें खोली तो नवीन माथे पर तेवरी चढ़ाए हुए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, नवीन मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, मेरी कमर में शदीद दर्द है। ये बात सुनकर नवीन कहने लगा, ये बहाने तुम मेरे सामने मत लगाओ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए। चलो उठो, मेडिसिन खाओ। मैं उठकर बेड पर गई। मैंने कहा, आखिर आपने मेडिसिन अपनी अलमारी में छुपा कर क्यों रखी है? मेरी बाकी मेडिसिन के साथ रख दे, मैं खुद खा लिया करूँगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ताज्जुब से मुझे देखा, कहने लगा, तुम ये कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी मेडिसिन को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई। जल्दबाजी में शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। मैंने कहा कि ऐसे ही मैंने सोचा कि आज मैं खुद मेडिसिन खा लूं। मैंने आपकी अलमारी देखी तो कहीं पर भी वह दवाई मौजूद नहीं थी। मुझे लगा शायद आपने खुद लाकर लॉकर में रखी है। मैंने एक बहाना तराशा था। वह कहने लगा, तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वह दवाई रोज़ाना तुम्हें खिलाता हूँ और जब तक बच्चा नहीं हो जाता मैं तुम्हें खिलाऊँगा। मैंने कहा, नवीन, पेट में मुझे दर्द हो रहा है, आप क्या मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे हैं? और बच्चा पैदा करने के लिए एक पूरा ट्रीटमेंट होता है और वह कोई डॉक्टर ही मुझे बता सकता है। यूँ खुद ही से मेडिसिन खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा कि शायद मेरी इस बात पर नवीन मुझे वह दवाई ना दे। वह कहने लगा, मैं जानता हूँ, वह दवाई हर औरत को प्रेग्नेंट करती है, तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी बात मानो, तुम्हारे लिए वही काफ़ी है। मेरा यह कहना था कि नवीन का पारा हाई हो गया। उसने मुझे ज़बरदस्ती दवाई खिलाई और दवाई खाने के बाद मैं फिर से वही कैफियत होने लगी। सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रही थी। अगर यही हाल रहा तो मैं बहुत जल्द मर जाऊँगी, इसलिए मैंने एक तरकीब लड़ाई। रात के वक्त मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह पर रखा जहाँ से मेरा बेड आसानी से नज़र आ सके। रात को नवीन ने फिर मुझे दवाई खिलाई और फिर मेरी वही कैफियत होने लगी। सुबह जब मैं उठी तो नवीन के ऑफिस जाने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, मैंने जल्दी से कैमरा उठाया, उस पर लगी वीडियो देखने लगी, जिसे देखकर मेरे होश हवास उड़कर रह गए। मैंने वह पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी। मोबाइल को बेड पर एक तरफ फेंक दिया और अपने चकराते हुए सिर को पकड़ने लगी। जो कुछ मेरे पति मेरे साथ रात में करता था, वह कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि नवीन वापस आता, मैंने अपनी माँ को अपने घर बुला लिया। सारी सच्चाई उन्हें बता दी। ये सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी। मेरे पापा अपना सिर पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि नवीन एक नामर्द इंसान था। वह इस काबिल नहीं था कि औलाद पैदा कर सके, बल्कि वह इस काबिल भी नहीं था कि बीवी के पास आ सकता था। मुझ पर ये रौब जमाने के लिए और ये साबित करने के लिए वह एक पूरी तरह मर्द था। वह रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था, जो मेरे साथ बदतर सलूक करते थे। मेरे पापा ने नवीन पर केस कर दिया, मुझे तलाक भी दिलवा दी। नवीन की इन्वेस्टिगेशन को तो मालूम हुआ कि उससे पहले भी शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी ने उसे इसी बात पर तलाक दी थी कि वह नामर्द है और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। शायद अपनी उसी अहम को छिपाने के लिए और अपनी बीवी पर ये साबित करने के लिए कि वह औलाद पैदा कर सकता है, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाकर रख दिया। मैं लेडी डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझसे यही कहा था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है, करने वाले 1 से ज़्यादा लोग हैं। उस वक्त मैं सुनकर जब से गुजर रही थी कि काश ये बात झूठ हो, लेकिन नवीन मुझे प्रेग्नेंट करने के लिए नींद की दवाई देता था, ताकि मेरे साथ ये घटिया खेल खेल सके और अपना मान सम्मान पा सके, अपनी पहली बीवी पर यह जताते के लिए कि वे एकदम ठीक है। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।